दोस्तों, बिहार में 121 सीटों के रुझान देखकर क्या मोदी जी इतना घबरा गए, इतने नर्वस हो गए कि आने वाली 122 सीटों के लिए प्रचार का जो बोरिया बिस्तरा है वो हमारे मोदी जी ने एक दिन पहले ही पैक कर दिया। दोस्तों, बीजेपी के लिए एक बात बोली जाती है, खासतौर पर मोदी के लिए एक बात बोली जाती है कि मोदी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मैदान नहीं छोड़ते। और बीजेपी की एक खासियत भी है दोस्तों, चुनाव के आखिरी घंटे तक बीजेपी मैदान में रहती है। दोस्तों, इस बार तो गजब ही हो गया। दोस्तों, बिहार में 11 तारीख को मतदान है दूसरे चरण का, ठीक है। 10 तारीख को कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, लेकिन आज शाम 5 बजे तक आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो सबको हैरान कर दिया जब मोदी जी ने मात्र 2 रैलियां की कल बिहार में और अपनी दूसरी रैली में कह दिया कि ये बिहार में प्रचार का मेरी अंतिम रैली है। लोग सवाल उठाने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि प्रचार जब वो कल पूरी शाम कर सकते थे, आज पूरा दिन कर सकते थे, उन्होंने एक पूरा दिन एक तरह से वेस्ट कर दिया। दोस्तों, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि 121 सीटों के रुझान के बाद क्या आने वाली 122 सीटों के लिए मोदी और बीजेपी इतना घबरा गए हैं कि अब बीजेपी को समझ में आ गया है, मोदी को समझ में आ गया है कि अपने आप को और आगे करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। दोस्तों, बिहार में मोदी ने कल 2 रैलियां की, मैं आपको बताती हूँ। एक रैली मोदी ने बेतिया में की, एक रैली मोदी ने सीतामढ़ी में की। बेतिया में जो रैली की वो भी दोपहर के बाद खत्म हो गई। मतलब मोदी के पास कल भी पूरा शाम था, वो कहीं रोड शो कर सकते थे, लेकिन मोदी ने पूरे बिहार में केवल एक रोड शो किया, वो भी पटना में। हैरानी इस बात की है कि उस रोड शो में भी नीतीश कुमार ने उनकी गाड़ी में चढ़ने से मना कर दिया। कहने के लिए उनके पास केवल जेडीयू के सांसद थे ललन सिंह, और उनके हाथ में भी जेडीयू का चुनाव प्रचार का चिन्ह नहीं था, वो भी कमल का निशान लेकर चल रहे थे। दिलचस्प यह है दोस्तों कि अपने प्रचार को न केवल एक दिन पहले समेट दिया मोदी ने, बल्कि उनके इस आखिरी दिन के प्रचार में भी नीतीश कुमार उनकी रैली में नहीं आए। नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव में शुरुआती केवल एक दिन मोदी की रैली में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इसके अलावा किसी भी रैली में नीतीश कुमार नहीं आए। दोस्तों, हमारे मोदी जी भी गजब हैं। रैलियों में बताते रहे कि इंडिया गठबंधन में सीएम उम्मीदवारी को लेकर ऐसी तकरार थी कि कांग्रेस की कनपट्टी पर आरजेडी ने कट्टा रख दिया और सीएम उम्मीदवार का ऐलान करवा दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि बीजेपी की कनपट्टी पर किसका कट्टा था कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया। दोस्तों, बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जो किया है, नीतीश कुमार किसी भी हाल में भूलने वाले नहीं हैं। जहां मोदी ने अपने प्रचार को एक दिन पहले ही समेट दिया, नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से पहले भले ही नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर चले गए हों छठ पूजा में अपनी भागीदारी दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान के भी किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगे। चिराग पासवान उम्मीद लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनको मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। ये वही मोदी जी का हनुमान है जो अमित शाह ने जब बयान दिया था कि विधायक दल में तय होता है कि नेता कौन होगा, विधायक तय करते हैं नेता कौन होगा। ये हाँ मिला रहे थे अमित शाह की। बाद में इनको पलटी मारनी पड़ी और ये तक कहना पड़ा कि बाकियों का पता नहीं, मेरे विधायक तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनेंगे। उनके विधायक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनेंगे वो तो अलग बात है, पहले ये तो चिराग पासवान क्लियर करें कि उनके कितने विधायक चुनाव जीत कर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार के जितनी भी पत्रकारों से बात हो रही है, सब यही कह रहे हैं दोस्तों कि एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो चिराग पासवान है। और दोस्तों, इसीलिए अगले चरण में बीजेपी की सांसें अटकी हुई है। दोस्तों, दूसरे चरण में मतलब 11 तारीख को जो वोटिंग होनी है, बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है। दोस्तों, बीजेपी को पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस चरण से करीब 42 सीटें मिली थी। इस बार उसको हर लिहाज से अपना जो परफॉर्मेंस है ज्यादा करना है, क्योंकि कहने वाले कह रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान है। और तो और दोस्तों, उसके जितने भी सहयोगी हैं उनकी भी किस्मत का फैसला फाइनल हो जाएगा। कुशवाहा 4 सीटों पर लड़ रहे हैं दूसरे चरण में, कुशवाहा की पार्टी, और मांझी की 6 सीटें इसी चरण में हैं। ओवैसी फैक्टर भी इसी चरण में तय हो जाएगा कि ओवैसी 2020 वाला खेल कर पाते हैं क्या इस बार। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो दोस्तों नीतीश कुमार ने कर दिया। मतलब नीतीश कुमार को बीजेपी ने जितना हल्के में लिया था, नीतीश कुमार ने बीजेपी को बता दिया है। दोस्तों, मैं सच में बड़ी हैरान हूं। बिहार में प्रचार हो रहा है, बिहार में रैलियां हो रही हैं। आज भी मोदी रैली कर सकते थे, रोड शो कर सकते थे, लेकिन मोदी बनारस में रोड शो कर रहे थे, मोदी बनारस में कार्यक्रम कर रहे थे। भाई, बनारस तो मोदी कभी भी जा सकते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। बनारस में रोड शो का क्या औचित्य होता है? भाई, सच्चाई ये है ना कि बीजेपी ने अंतिम तक नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट ऐलान नहीं किया।
ये भी सच है कि अंतिम तक नीतीश कुमार को अपमानित किया बीजेपी ने। ये भी सच है कि नीतीश कुमार के सहयोगी, उनके सिपहसालार उम्मीद लगाए थे कि मोदी अपनी रैलियों में खुले तौर पर कहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन मोदी ने ये बात नहीं बोली। अमित शाह ने अपने बयान से एक तरह से पलटी तो मारी, लेकिन वो बातों में घुमाते रहे, नेतृत्व करते रहे। लेकिन अब जिस तरह से मोदी ने अपने प्रचार का जो पूरा का पूरा तंत्र है वो एक दिन पहले ही वाइंड अप किया है, इससे एक बात तो समझ में आती है कि मोदी को अच्छे से समझ में आ गया है कि बिहार जो है वो टोटल लोकल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है चुनाव। दोस्तों वैसे तो बिहार का चुनाव हमेशा से ही जाति पर लड़ा गया, हर चुनाव जाति पर लड़ा जाता है हमारे देश में, बिहार थोड़ा ज्यादा लड़ा जाता है। लेकिन इस बार बिहार में एक और चीज हुई है, लोकल मुद्दे बहुत प्रभावी रहे। अगर युवाओं के बीच उत्साह है तेजस्वी यादव को लेकर तो वो बेरोजगारी के मुद्दे पर है ना, क्योंकि उन्होंने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। तो दोस्तों बेरोजगारी और पलायन तो बिहार का स्थानीय मुद्दा है जो बहुत प्रभावी है। बेरोजगारी तो हमारे देश में हर चुनाव में मुद्दा होता है, लेकिन बिहार में पलायन एक अलग लेवल की समस्या है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ के आसपास जो बिहारी हैं वो देश के बाकी राज्यों में जाकर काम करते हैं, जो कि किसी भी देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी है। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बैंगलोर हो, देश के अलग अलग हिस्सों से सबसे ज़्यादा ट्रेनें अगर कहीं को जाती हैं जिसमें लोग भर भर कर जाते हैं, वो बिहार के लोग हैं। और इसी मर्म को समझते हुए ठीक चुनाव से पहले 10-10 हज़ार का न केवल ऐलान किया गया बल्कि उसकी किस्तें भी दी गई। बाकायदा चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लोगों के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले गए। लेकिन सब जानते हैं दोस्तों कि इस बार का चुनाव पिछले बार के किसी भी चुनाव से अलग है। कहने वाले कह रहे हैं, आंकड़ा भी बता रहा है कि इस बार महिलाओं ने पुरुषों के बनस्पत ज्यादा वोट किया है, जो कि हमेशा ही होता है बिहार में। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो सारा वोट नीतीश कुमार के पास ही गया है। हालांकि मैं इस बात को लेकर भी बहुत मेरे मन में सवाल है कि अभी तक पूरा आंकड़ा चुनाव आयोग ने शेयर क्यों नहीं किया। दोस्तों भले ही मोदी ने प्रचार से वाइंड अप कर दिया हो, एक दिन पहले ही अपना पैकअप कर दिया हो, लेकिन बीजेपी का पूरा तंत्र अब भी जमीन पर कायम है। मतलब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, बीजेपी ने अपनी पूरी फौज बिठाई हुई है। मीडिया, गटर मीडिया तो उसके पास हमेशा ही है, उसकी बी टीम, सी टीम की तरह काम करती है। लेकिन बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है अभी भी फील्ड पर जितना प्रभावी है किसी का नहीं है। होना भी है क्योंकि सरकार उनकी है, सारे संसाधन उनके पास है। तो आप जानते ही हैं कि सारी ताकत बीजेपी झोंक देती है। बीजेपी ने ये तक कर दिया कि स्पेशल ट्रेन्स लगा दी, ऐसा कभी हमने सुना नहीं। रेलवे तक को झोंक दिया अपने प्रचार के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार से करीब करीब एक दिन पहले ही जिस तरह से पीएम को अपना पूरा का पूरा तंत्र, अपना पूरा का पूरा प्रचार खत्म करना पड़ा है, ये अपने आप में बिहार में हो रहे चुनाव और आने वाले 11 तारीख को हो रही वोटिंग की बहुत सी बारीकियों को साफ तौर पर हमारे सामने रखते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ होगा? मोदी जिनका चेहरा आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ रही है, घोषणा पत्र से लेकर तमाम पोस्टर्स में उन्हीं का चेहरा होता है, आखिर उनको क्यों चुनाव प्रचार से एक दिन पहले ही अपने आप को पीछे करना पड़ा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।